बच्चों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो बच्चों आप लोग तैयारी करते रहो भाई, वही जोश उमंग के साथ में करते रहो। टाइम हालांकि हमारे पास बहुत है ना, टाइम हमारे पास बहुत है, तो एकदम ये नहीं कि सोते रहो ये नहीं, काम नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी पता चला कि केमिस्ट्री जैसा हाल ना हो जाए, तो अपने आप को इतना तैयार कर लो कि हम अब केमिस्ट्री को मात दे दें कि ठीक है यार जो हुआ देखा जाएगा। अब तो हमको बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट वाले जो भी होंगे तो मैथ्स का अच्छे से तैयारी करो, उसमें अच्छे से स्कोर करो, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा। चित्र से संबंधित प्रश्न के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराना जो लेक्चर था वो काफी लंबा हो जा रहा था, चित्र से बताते बताते मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाती हूँ, बताते बताते मैं कोई होश ही नहीं रहता, याद भी नहीं था। तो चलिए भाई आज के सेशन में हम चित्र से संबंधित कुछ जो और टॉपिक बचे हुए थे उसको कवर करेंगे, और भी प्रश्न चित्र से संबंधित मैं बताते जाऊंगी, आप लोगों को बीच बीच में कराते जाऊंगी, तो मैं एक भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर छूट गया तो आप लोग मुझे याद दिला देना कि मैडम ये वाला टॉपिक आप नहीं बताए हो, तो एक बार कमेंट आप लोग जरूर करो। क्या है, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि हाँ भाई बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में है, वो मेरे से बात कर रहे हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए उतना ही मेहनत मैं भी करते रहूंगी, तत्पर रहूंगी, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चित्र से संबंधित हमारा प्रश्न जो चल रहा है उसका सेशन, उस पर ही बात करेंगे। पहले हम कुछ दिन तक चित्र से संबंधित बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे 3 अंक वाले, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया क्या 3 अंक के प्रश्नों के ऊपर बात कीजिए। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहो, उसके लिए मैं 3 अंक के प्रश्नों के ऊपर बात करूंगी, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां डालूंगी, आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। अब आंसर मैं नहीं, आंसर आप लोग से भी मैं सुनना चाहूंगी कि आप लोग भी 3 अंक के प्रश्नों का आंसर कैसे लिखते हो, आप लोग से बन रहा है नहीं बन रहा है, जैसा भी है। कुछ बच्चे का कमेंट्स आया था 7वें अध्याय में मैंने पढ़ा हुआ है और मैं रिप्लाई भी करी हूं, देखे होगे आप लोग। 7वें अध्याय का भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, क्योंकि बेटा 13वां अध्याय और 7वां अध्याय में देख रही थी वो पिछले साल के 2 साल में कट चुका था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस साल 7वां अध्याय और 13 अध्याय को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतने साल से आया नहीं है तो अभी एकदम से अपन कह नहीं सकते कि क्या आएगा, तो जितना हो सके अपने से जो बनता है हम पूरा तैयारी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए घबराओ नहीं, मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। पूरा 100% अपने देने की कोशिश करते जाऊंगी, आप लोग भी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा पुराना लेक्चर तो हो चुका था, हमने बीजांड तक के बारे में बात कर ली थी। आज आप एक नया टॉपिक देखते हैं, क्या है भाई, हाँ ये क्या है आपका, ये तो देख के समझ ही गए होंगे, हमने पुराना लेक्चर भी इसके बारे में पूरा पढ़ा है। मादा जनन और नर जनन तो हमारा इंपॉर्टेंट ही हो गया है, ऐसा लग रहा है ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ऐसा समझो कि मतलब सेकंड चैप्टर में यदि नर जनन, इसको आप लोग छोड़ना ही नहीं। एक तो नर जनन वाला प्रश्न बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, नर जननांग, ठीक है। एक है आपका मादा जननांग, ठीक है। सैंपल पेपर इजी दे दी हूं तो मतलब सब खुशी से नाच उठ रहे हो ना कि बस इतना आ गया तो मैडम बस छलांग मार देंगे, नहीं, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, वो इजी क्वेश्चन का मैं ऐसे डाल दी थी कि आप लोग, मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग देख रहे हो। अब आप लोग को मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगी जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन को भी मैं आप लोग को बताते जाऊंगी, ठीक है। तो चलो भाई नर प्रजनन का आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर में, मादा जनन को भी आप अच्छे से पढ़ोगे, और दोनों का डायग्राम रट घोल के पी जाओ भाई, रट घोल के पी जाओ। और 5 अंक का प्रश्न यहां से कहीं नहीं गया है, यहां से कहीं नहीं गया है आपके 5 अंक का प्रश्न, और वो डेफिनेटली आएगा इसमें। अब बताओ, अब ये सोचोगे कि सिर्फ ये ना 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 ना, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं 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 भैया, एक बार में हल्का तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। क्या हुआ था, उन्होंने वहां पर शुक्र जनन की प्रक्रिया को भी 5 अंक में पूछा है, ठीक है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया को भी 5 अंक में पूछा है। तो भैया हमको ये गलती करना ही नहीं है कि हम इसी को बस पढ़ के जाएं और ये दोनों को छोड़ दें, ये हमको करना ही नहीं है, ठीक है। हार्मोन्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रसव को आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि प्रसव है क्या, ठीक है। तो ये सारा चीज हालांकि मैं करवाते जाऊंगी, रोज डेली 5-5 प्रश्न करके अपनी तरफ से पूरा जितना होगा कराऊंगी, तो ये आपको यहां से नहीं छोड़ना,
अंडाणु की संरचना हो गया, आपके ग्राफियन स्ट्रक्चर हो गया, नर जनन हो गया, मादा जनन हो गया, इसको तो आपको करना ही करना, दोनों का चित्र आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका किसका संरचना है, नर जनन अंग का संरचना है। और नर जनन अंग की संरचना में आपको क्या दिख रहा है, आप बताओ मुझे क्या दिख रहा है। एक नर जनन अंग है जिसमें से आपको याद रखना है वृषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का है। वृषण जो है, वृषण जो कि शुक्राणु का निर्माण करता है, हमको पता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वृषण जो होता है शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, क्यों भाई क्यों होता है, ये 2 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, एक साल में देखी हुई थी कि वृषण जो होता है क्योंकि पुरुषों में होता है, पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर या उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, क्योंकि भैया हमारे शरीर का टेम्परेचर, मतलब पुरुषों के शरीर का टेम्परेचर या सामान्य पुरुषों के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इस वृषण में शुक्राणु के मैच्योरेशन के लिए उस टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, शरीर से बाहर होता है, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, उसको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए वो शरीर से बाहर होता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाना है वृषण की संरचना में, जिसमें वृषण, वृषण कोष, ठीक है, शुक्रवाहिनी के बारे में, मूत्र नलिका है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, शिश्न और मूत्र मार्ग। आप इंग्लिश और हिंदी, देखो हिंदी मीडियम वाले अगर हिंदी अच्छे से याद कर सकते हैं तो हिंदी का लिख सकते हो, अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का इंग्लिश नाम अच्छे से याद रख सकते हो, जैसे रेटिटेस्टिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, टेस्टिस हो गया, आप लिख लो, एपिडेडमिस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया भाई, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो नाम है, यूरेथ्रा है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब नाम आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, डजंट मैटर, आपको जिसमें याद होता है आप उसमें लिख लो भाई। ठीक है, आपको हिंदी नाम सही लगता है तो हिंदी लिखो, इंग्लिश नाम सही लगता है तो इंग्लिश लिखो, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा है कि आप इंग्लिश में लिखो, क्योंकि वो आगे चल के काम आता है। ठीक, चलो भाई अब आते हैं हम, ये क्या है, स्पर्म की संरचना। ये भी 3 अंक का प्रश्न पूछता है, 3 अंक में इसको एक्सप्लेन करो भी देता है और समझाइए भी देता है। तो 3 अंक के प्रश्न में शुक्राणु की संरचना को आप याद रखोगे कि शुक्राणु का संरचना 3 भागों में डिवाइडेड होता है। और आपके शुक्राणु की संरचना, अच्छा नर जनन अंग का मैं पूरा एक्सप्लेन करी हूँ तो वो वीडियो पूरा देखोगे। ठीक है, पूरा हार्मोन्स कहाँ पर क्या क्या चीज है वो पूरा एक्सप्लेन है, पूरा। ठीक है, जो 29 वीडियो मेरे डला हुआ उसी में सबको आपको मिल जाएगा, मादा जनन और नर जनन का। ठीक है, पूरा डिटेल में। तो ये शुक्राणु की संरचना हो गया। शुक्राणु का संरचना आपको डायग्राम बनाना ही है और इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, टेल भाग है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और आपके यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी आप बनाओगे। एक्रोसोम वाला पार्ट हो गया, मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेल होता है और पूरे शरीर में इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण होता है और ये नेक भाग होता है ये। ठीक है, नाम लिखो, खत्म करो। शुक्राणु क्या कार्य करता है भाई, स्पर्म क्या करता है, इसी तो बेबी बनता है ना। तो स्पर्म क्या करता है, अंडाणु को निषेचन करता है और वहां से एक नया जीव की उत्पत्ति होती है, एक नया जनरेशन उत्पन्न होता है इससे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या मादा संरचना देखेंगे हम लोग भाई। मादा जनन अंग का संरचना देखेंगे तो कितना बार बता के थक गई हूं मैं, इतनी बार हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार संरचना देखो। ये अगर बना के नहीं गए तो फिर आप बेवकूफ हो जाओगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो ये क्या है, मादा प्रजनन अंग है, सबको पता हुआ है कि मादा में अंडाशय कितना होता है, 2 होता है, सबको पता है। एक तरफ जनवरी में अंडाणु का निर्माण होगा तो एक तरफ फरवरी में अंडाणु का निर्माण होगा, मतलब महीना होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो एक अंडाशय यानी कि लेफ्ट में जनवरी में निकल रहा है तो इसमें फरवरी में निकलेगा, या फरवरी में इधर है तो मार्च में इधर निकलेगा। तो ऐसा चलते रहता है, अल्टरनेट अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय से। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए भाई, यहाँ पर देखो, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फिम्बरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पर एम्पुला, इस्थमस है। ठीक है, और यहाँ पर इन्फंडिबुलम है और ये फिम्बरी होता है। ठीक है, तो ये याद रखो, फिम्बरी क्या करता है, अंडाशय से निकलते हुए अंडाणु को पकड़ने का कार्य करता है, फिर ये एम्पुला में भेज देगा, फिर इस्थमस तक। तो दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, और दोनों के बीच में यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन पूछता है निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, दोनों के बीच के जंक्शन में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर ये निषेचित अंडाणु जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय में जाएगा। ये हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। 3 भाग हो गए।
पढ़ा हुआ है ना, पहले मैंने लेक्चर में बताया है, तो सिर्फ रिवाइज करो, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये होता है सर्विक्स होता है, ये सर्वाइकल कैनाल, ये वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ही यहाँ पर निषेचन यानी कि संभोग की पहले प्रक्रिया यहीं पर होती है, ठीक है। यहाँ पर निषेचन होता है लेकिन संभोग की प्रक्रिया वेजाइना में होती है, संभोग होगा तब तो ऊपर जाएगा, है ना। तो ऊपर चला जाता है हमारा स्पर्म और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलर स्टमक जंक्शन में निषेचन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो ये मादा प्रजनन अंग है, तो इसको याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 अंक का प्रश्न यहीं से बनता है। अच्छे से बनाओगे पेपर में इसका संरचना, अंडाणु की संरचना, अंडाशय, देखो इसी में 3 चीजें हैं। पहला जो संरचना आएगा, एक तो अंडाणु का हो गया, ठीक है, दूसरा किसका हो गया, अंडाशय का, और तीसरा जो संरचना हो गया किसका है भाई, मादा प्रजनन अंग का, ठीक है। तो 3 यहाँ पर संरचना बन गया और यहाँ पर से निकलने वाले हार्मोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझ आ रहा है इसी में। और ये सारा का सारा कितने अंक का प्रश्न है, ये 3 अंक का है, ये 3 अंक का, ये 5 अंक का है, समझ आ गया। ऐसा पेपर में ऐसे ही नंबर डिसाइडेड होता है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा मादा प्रजनन। और एक ये देखो लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके पुराने लेक्चर में जाकर के खोलो और देखो, क्योंकि ये भी हमारा 5 अंक का बेटा प्रश्न बना हुआ है, लैकोपेरॉन, ठीक है। हम लोग क्या गलती करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन इसको डायग्राम को हम समझते नहीं है, बनाते नहीं है, तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से ये इंड्यूसर, रिप्रेसर, ये मेरे पुराने लेक्चर में दिया हुआ है। लैकोपेरॉन का मैं पूरा एक्सप्लेन करी हूँ, क्या क्या होता है, क्या है आई, क्या होता है पी, क्या होता है, वो सब समझ जाओगे आप मेरा पुराना लेक्चर देखो, लेकिन इसको आपको बनाना पड़ेगा। ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल इसको कहते हैं, ये डायग्राम को आप बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल, ये फटाफट का सेशन है, इतना अगर आप नहीं किए हो तो फिर करो तैयारी, क्यों ही करोगे, करना पड़ेगा आप लोगों को ये सब चीज, ठीक है। तो भाई जोश उमंग के साथ ये तैयारी करो, ये पेपर में बनाना है। अगर आप छूट गया है, नहीं बनाए हो, देख नहीं पा रहे हो, भूल गए हो, तो अभी बनाओ, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो, देखो और बनाओ, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ओपेरॉन मॉडल का छोड़ना नहीं है, इसको बनाना है बेटा, ये आता ही है पेपर में, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लेक्चर मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा एक और टॉपिक बच गया हमारा, ट्रांसफर आरएनए का भी संरचना पूछा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों ने जो सेट निकाला हुआ है जीव विज्ञान का, जिसमें ये ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी बताया हुआ है, और ये पेपर में भी आते हैं। गलती से आ गया 3 अंक, तो कैसे करोगे, पता ही नहीं है तो क्या करोगे, बनाओगे नहीं, है ना। लेकिन अगर पता चल जाए कि हाँ ये भी आ सकता है, आ तो सकता है ना, तो आप जरूर उसको बनाओगे। तो ये ट्रांसफर आरएनए की पूरी संरचना को इस तरीके से आपको बनाना है। ये देखो इस तरीके से, कहाँ गया, ये देखो ऐसा, इसी में बना देती हूँ, डबल मेहनत क्यों करूं, ठीक है। ये एक्सेप्टर स्टेम होता है, ये टी लूप होता है, वेरिएबल लूप होता है, एंटीकोडॉन लूप होता है, डी लूप होता है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस संरचना को आप बनाओ, चाहे तो ये संरचना बनाओ, ये डी आर्म्स होता है, डी भुजा होता है, ये एंटीकोडॉन आर्म्स होता है, ठीक है, और ये होता है वेरिएबल आर्म्स होता है, ये टी आर्म्स होता है। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, टी डी एक्सेप्टर आर्म्स भुजा होता है, ठीक है। तो ये आपको संरचना, एक बार स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए का संरचना जो है अपनी बुक खोलो और बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहाँ पर कौन कौन सा, अगर चाहोगे कि इसको एक्सप्लेन करा जाए तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो फिर आप लोगों को जो प्रश्न आता है वो कमेंट करते जाऊंगी, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो, अभी मैं पूरा क्वेश्चन को भी रिवाइज थोड़ा कराते जाऊंगी, मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोग के लिए हेल्प करूंगी, ठीक है। तो चलिए भी आज के सेशन के लिए इतना काफी है। ट्रांसफर आरएनए, ओपेरॉन मॉडल, मादा प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र, ये सारा चीज हमारा हो गया है कंप्लीट। आगे और कुछ डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।